हेलो टू एवरीवन, दिस इज सुजीत सिंह। और आज का जो टॉपिक है ना वो बायोमॉलिक्यूल है। और बायोमॉलिक्यूल का बच्चे ये 7th वीडियो है। और इस वीडियो में हम बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। मींस जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं बच्चे, उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट हैं, सेल्स के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस चलती है ना, उसको हम बहुत डिटेल्स में देखेंगे। तो बच्चे ये इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ का 7th वीडियो है। और इसमें आप ये देखेंगे बच्चे कि बेसिकली मेटाबॉलिक रिएक्शंस या केमिकल रिएक्शंस कैसे परफॉर्म होती है। तो बच्चे अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन और अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिले। साथ में मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है मेटाबॉलिज्म। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं कि कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म क्या होता है या कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होती हैं, दोनों टर्म एक ही है। तो आप इसको रिलेट कीजिए। देखिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में आप जानते हो ना, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में आप जानते हो, लाइक सिंपली अगर मैं बात करूं बैक्टीरियल सेल क्या बात कर सकते हो, या आप बात कर सकते हो प्रोटोजोन्स की। ठीक है, ये सभी क्या हैं बच्चे, लिविंग ऑर्गेनिज्म। या आप बात कर सकते हो प्लांट सेल की बात कर सकते हो, या आप बात कर सकते हो एनिमल सेल्स, या कोई और लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जितने भी हमारे बायोस्फीयर पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ना बच्चे, बायोस्फीयर पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या चलता है, तो मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती है। अब बात समझने वाली ये है बच्चे कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरियल सेल्स भी हो सकते हैं, प्रोटोजोन्स भी हो सकते हैं, प्लांट सेल्स भी हो सकते हैं, एनिमल सेल्स भी होते हैं। इन सभी में एक कॉमन बात ये है बच्चे कि सभी क्या कंटेन करके चलते हैं, तो कंटेन अ बायोमॉलिक्यूल्स। ये बात तो यहाँ तक सभी को समझ में आई। अब देखो, बायोमॉलिक्यूल्स जो है ना बच्चे, अगर आप इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखो तो बायोमॉलिक्यूल्स जो है बच्चे, वो एक तरह का क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एक तरह का क्या है बच्चे, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं, ये बेसिकली biomolecules have a turnover, means biomolecules have a turnover। अब ये क्या होता है बच्चे, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आप इसको समझना कि बायोमॉलिक्यूल हैव अ टर्नओवर। ये बहुत स्पेसिफिक टर्म है मेटाबॉलिक के रिस्पेक्ट में, तो आप इसको बहुत इजी है, आप समझ सकते हो बहुत आसानी से। तो टर्नओवर का मतलब ये होता है, मीन्स these biomolecules constantly being changed into some other form of बायोमॉलिक्यूल्स। बात समझ में आ रही है? अब देखो, अदर फॉर्म ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स का मतलब यहाँ पर ये है कि ये जो बायोमॉलिक्यूल है ना बच्चे, ये कॉन्स्टेंटली ये एक फॉर्म से या तो ब्रेक होते हैं या तो टूटते हैं। तो आप कह सकते हैं या तो यहाँ पर इन बायोमॉलिक्यूल्स की ब्रेकिंग होती है, या तो इन बायोमॉलिक्यूल्स की क्या होती है, मेकिंग होती है। इसी चीज़ को हम बोलते हैं टर्नओवर, कि बायोमॉलिक्यूल्स हमेशा सेल्स के अंदर
कॉन्स्टेंटली एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हमेशा क्या होते हैं, चेंज होते हैं। अगर इसी चीज़ को हम थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो बेसिकली हम ये अंडरस्टैंड करते हैं बच्चे कि बायोमॉलिक्यूल्स जो है वो कॉन्स्टेंटली ब्रेकिंग, या आप बोल सकते हैं मेकिंग थ्रू अ, आप कह सकते हैं थ्रू अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन जो है वो कॉन्स्टेंटली अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये बात तो सभी को समझ में आ रही है। अब इसी केमिकल रिएक्शंस को अगर मैं बोलूं टुगेदर ऑल टाइप ऑफ केमिकल reaction is called as मेटाबॉलिज्म। तो ये बात समझ में आया बच्चे कि मेटाबॉलिज्म कहाँ से आ रहा है? तो मेटाबॉलिज्म यही एक तरह की केमिकल रिएक्शंस जो हैं, इन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस। अब ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं बच्चे, या तो ये रिएक्शंस जो हैं लीनियर हो सकती हैं, इट कैन बी लीनियर, और सर्कुलर पाथवे हो सकती हैं। अगर आप ग्लाइकोलाइसिस की बात करो तो ग्लाइकोलाइसिस एक तरह का लीनियर प्रोसेस है, लेकिन अगर आप वहीं पर क्रैब साइकिल की बात करो तो क्रैब साइकिल जो है एक तरह का साइक्लिक पाथवे है, मीन सर्कुलर पाथवे। ये बात तो सभी को क्लियर है। अब देखो होता क्या है, तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि जो मेटाबॉलिज्म है, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ बच्चे टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म की, तो यहाँ पर दो ब्रॉड कैटेगरीज में रिएक्शंस को डिवाइड किया गया है। एक को बोला गया है कैटाबॉलिज्म, दूसरे को बोला गया है एनाबॉलिज्म। ये बात समझ में तो आ रही है सभी को? अब देखो जितने भी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है, या आप बोल सकते हैं बच्चे कि जितने भी मेटाबॉलिज्म में क्या होता है बच्चे, तो एक तरह की मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती हैं, ये कुछ और नहीं, ये एक तरह की क्या है, तो केमिकल रिएक्शन है। और ये केमिकल रिएक्शंस जो है मीडिएटेड होती हैं, मीडिएटेड बाय एंजाइम। ठीक है, अब एंजाइम से मीडिएट हो रही हैं तो ये कैसी रिएक्शंस होंगी, कैटालिटिक रिएक्शंस होंगी। तो बहुत सिंपल है, आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हो बच्चे कि जो मेटाबॉलिज्म है वो, अगर मैं बात करूं तो इस मेटाबॉलिज्म में कुछ और नहीं क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस होती है, या आप बोल सकते हो मेटाबॉलिक रिएक्शंस। और इन्हीं रिएक्शंस को दो फॉर्म में डिवाइड किया गया है। एक को बोला गया है कैटाबॉलिज्म, दूसरे फॉर्म को बोला गया है एनाबॉलिज्म। ये बात तो सभी को समझ में आ रही है। तो अगर हम थोड़ा सा इसी चीज़ को और डिटेल में देखें कि बेसिकली मेटाबॉलिज्म की जो पाथवे है बच्चे, अगर मैं बात करूं कि जो मेटाबॉलिज्म की पाथवे है, इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूं बच्चे कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, अगर मैं इसी को बात करता हूं बच्चे, तो दो टाइप्स की अगर हमने बात किया तो एक टाइप को हमने बोला क्या बच्चे, कैटाबॉलिज्म, एक टाइप को हमने क्या बोला, कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिक जो रिएक्शंस हैं, और दूसरी रिएक्शंस कौन सी हैं, एनाबॉलिक रिएक्शंस। अब देखो जो कैटाबॉलिक रिएक्शंस है ना बच्चे, इनको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि ये एक तरह की डिग्रेडेशन पाथवे हैं, ये एक तरह की डिग्रेडेशन पाथवे हैं। इट इज अ टाइप ऑफ डिग्रेडेशन
केमिकल रिएक्शन है या डिग्रेडेशन पाथवे। इसमें होता क्या है, बेसिकली क्या होता है, तो ब्रेकडाउन होता है। क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। एक बड़ा सा बायोमोलिक्यूल जो है वो ब्रेक हो जाता है, वो टूट जाता है। तो अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल्स की बात करूँ कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो कैटाबोलिक नेचर का है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस की। और इस ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 फाइनली ब्रेक होता है पायरवेट में। पायरवेट कितने कार्बन का है, तो 3 कार्बन का है। ग्लूकोज कितने कार्बन का है बच्चे, 6 कार्बन का है। तो एक बड़ा सा बायोमोलिक्यूल जो है वो किस में टूटा, एक छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटा, जैसे ग्लूकोज जो है वो पायरवेट में ब्रेक होता है। अब इंटरेस्टिंग सी बात ये है बच्चे कि जितने भी ये कैटाबोलिक नेचर के जो रिएक्शंस हैं ना, जितने भी कैटाबोलिक टाइप के रिएक्शंस हैं, जब भी बड़ा बायोमोलिक्यूल टूट करके 2 स्मॉलर के फॉर्म में ब्रेक होगा तो वहाँ से क्या निकलेगा, ATP निकलेगा। यहाँ से क्या निकलेगा, ATP क्या होगा, रिलीज होगा। तो एक बात समझ में आया कि कैटाबोलिक रिएक्शंस जब चलती हैं सेल के अंदर तो वहाँ से क्या होता है, रिलीज एनर्जी। और वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है बच्चे, ATP के फॉर्म में होती है। ये बात तो समझ में आ रही बच्चे। अगर मैं इसी चीज़ को देखूं कि एनाबोलिक जो रिएक्शंस हैं, एनाबोलिक रिएक्शंस एक तरह की बायोसिंथेटिक पाथवे है। एक तरह की कैसी पाथवे, बायो सिंथेटिक पाथवे है। और इस पाथवे में बेसिकली क्या होता है, बायोसिंथेसिस होता है, या आप कह सकते हो कि यहाँ पर मेकिंग हो रही है, यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉर्मेशन, या आप बोल सकते हैं मेकिंग हो रही है या बायोसिंथेसिस हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं एक एग्जाम्पल की बात करूँ तो बेसिकली यहाँ पर अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो जो एसिटिक एसिड है ना बच्चे, वो कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होता है। वो क्या होता है, अगर मैं बात करूँ एसिटिक एसिड की बात करूँ तो ये किस में कन्वर्ट होता है, कोलेस्ट्रॉल में। तो ये कैसी रिएक्शंस हैं, तो ये एक तरह की एनाबॉलिक रिएक्शन है और यहाँ पर ATP कंज्यूम होती है। याद रखने वाली बात है कि यहाँ पर एनर्जी क्या होती है, कंज्यूम होती है। यहाँ पर एनर्जी क्या होती है, कंज्यूम होती है। तो आपके सेल्स के अंदर जो भी एनर्जी का फॉर्म है वो क्या है, ATP का फॉर्म है। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चे, ATP का फुल फॉर्म कोई मुझे बताएगा कमेंट में, तो एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ये बात समझ में आया बच्चे कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं बच्चे, वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैसी हैं, तो कैटाबॉलिक नेचर की हैं और एनाबॉलिक नेचर की हैं। ये बात सभी को क्लियर है। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है बच्चे कि जो कैटाबॉलिक प्रोसेस है बच्चे, उस कैटाबॉलिक प्रोसेस में जब भी चलता है यहाँ पर बड़ा बायोमोलिक्यूल जो हो रहा है ब्रेकडाउन हो रहा है। ठीक है, बड़े बायोमोलिक्यूल का क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है 2 स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस। और इस ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस को हम बहुत डिटेल में रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में स्टडी करेंगे। और अगर हम बात करते हैं बायोसिंथेटिक पाथवे मींस एनाबॉलिक पाथवे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बेसिकली एनर्जी कंज्यूम हो रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे, तो अगर इसी चीज़ को देखें तो यहाँ पर अगर हम इस चीज़ को देखें बच्चे, तो हमने बात किया कि सेलुलर रिस्पिरेशन, यहीं पर आप पढ़ते हो सारी प्रोसेस को, मींस ग्लाइकोलाइसिस की बात करते हो, देन आप बात करते हो क्रैब साइकिल की बात करते हो, देन आप बात करते हो यहीं पर आपका क्या होता है, सारी मेटाबॉलिक। तो ग्लाइकोलाइसिस में होता क्या बच्चे, ग्लूकोज जो प्रोसेस है ना वो इंटरमीडिएट स्टेप से क्या कन्वर्ट होता है, पायरवेट में। तो यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कितने मॉलिक्यूल ऑफ पायरवेट में ब्रेक होता है, 2 फॉर्म ऑफ पायरवेट बिल्डअप होता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं
ग्लाइकोलाइसिस, और यहाँ से क्या निकलती है, एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में, तो एटीपी के फॉर्म में। बात समझ में आ रही है। और फाइनली ये पायरुवेट जो है किस में इन्वॉल्व हो जाता है, तो पायरुवेट फाइनली क्रैब्स साइकिल में इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये क्रैब्स साइकिल कैसी है, साइक्लिक मैनर में है, ठीक है। और ये ग्लाइकोलाइसिस कैसी है बच्चे, लीनियर। और ये कैसी है, सर्कुलर। तो मेटाबॉलिक पाथवे लीनियर भी हो सकती है और सर्कुलर भी हो सकती है, ठीक है बच्चे। तो इस चीज़ को आप रिलेट करना, इन सारी चीज़ों को हम रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप समझ सकते हो कि प्रोटीन का भी मेटाबॉलिज्म होता है, कार्बोहाइड्रेट का भी होता है और फैट का भी होता है। और फाइनली एम क्या होता है, एटीपी, और ये किसकी है बच्चे, एनर्जी का फॉर्म है। बात समझ में आ रही है। अब देखो चलो अगला टॉपिक को हम पढ़ते हैं बच्चे। साथ में मैं सभी को रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप शेयर कीजिए, ताकि ये जो इजी कॉन्सेप्ट है बायोलॉजी के बच्चे, सभी बच्चे अंडरस्टैंड करें और सभी बच्चे बहुत अच्छे से परफॉर्म करें। देखो बायोलॉजी लेने का मेन टारगेट ये है बच्चे, आप आने वाले टाइम में बायोलॉजिकल फील्ड में बहुत बेहतरीन काम करेंगे, लाइक नीट के एग्ज़ाम्स क्रैक कर सकते हैं, फाइनली रिसर्च कर सकते हैं। तो अगर ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे तो आपके जो आगे की पाथ है, जो आगे का करियर है, वो बहुत क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और साथ में मुझे कमेंट करके भी बताइए कि आपको इन वीडियो लेक्चर सीरीज से हेल्प हो रही है या नहीं, ठीक है। मेरे देखो पढ़ाने का मज़ा मुझे तब आएगा जब मेरे पढ़ाए हुए चीज़ों से बहुत सारे बच्चों को हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको इस वीडियो लेक्चर सीरीज से क्या लर्न करने को मिला और आपने पहली बार क्या ऐसी यूनिक सी चीज़ पढ़ी, ठीक है। चलो अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और अगला टॉपिक है बच्चे बेसिकली, अगर हम इसको डिटेल में देखें तो अगला टॉपिक है लिविंग स्टेट, ठीक है। तो लिविंग स्टेट को अगर हम आपके टर्म में समझने की कोशिश करें, द लिविंग स्टेट, ठीक है। तो अब बेसिकली है क्या यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर लिविंग स्टेट की अगर मैं बात करूँ बच्चे, तो ये बड़ा बेसिक सा टर्म है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस स्टेट में रहते हैं। तो पहली चीज़ तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने भी बायोस्फीयर पर, जितने भी इस बायोस्फीयर पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं बच्चे, वो सभी क्या हैं, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में है। हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म किस स्टेट में है, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में है। नॉन इक्विलिब्रियम का मतलब यह है बच्चे, नॉन इक्विलिब्रियम स्टडी स्टेट। तो इसका मतलब यह है बच्चे, स्टडी स्टेट मींस स्टडी स्टेट हमेशा जो भी सिस्टम रहता है बच्चे, जो भी बॉडी है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये हमेशा वर्क परफॉर्म करते हैं। कह सकते हैं टू बी एबल टू परफॉर्म अ वर्क, टू बी एबिलिटी टू परफॉर्म वर्क, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम बात करें कि जितने भी बायोस्फीयर पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस स्टेट में हैं, तो नॉन लिविंग स्टेट में है, स्टडी स्टेट में है, और ये क्या परफॉर्म कर सकते हैं, वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। अब इसको समझने के लिए अगर मैं इसे बात करूं कि फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सपोज, तब वो आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे फ्रॉम फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। देखो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि जितने भी, अगर चलो इसको थोड़ा सा और इजी लेके चलते हैं बच्चे, और इजी वे में हम आपको परफॉर्म बताते हैं कि अगर मैं बात करूं, फिजिक्स ये कहता है दैट सिस्टम एट इक्विलिब्रियम कैन नॉट परफॉर्म द वर्क, दैट सिस्टम, क्योंकि फिजिक्स की हम बात करें तो यहाँ पर सिस्टम वर्ड ही हम यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दैट सिस्टम एट
इक्विलिब्रियम कैन नॉट परफॉर्म वर्क। तो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम समझें कि कोई भी सिस्टम अगर वो इक्विलिब्रियम स्टेट पर है तो कभी भी वर्क परफॉर्म नहीं कर सकता है। बात समझ में आ रही है? अब देखो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अगर आप देखो एज लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म वर्क कॉन्स्टेंटली, ठीक है? तो ये कॉन्स्टेंटली वर्क परफॉर्म करता है। तो द लिविंग स्टेट का पर्पस यहाँ पर समझने की बात यह है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं बच्चे, वो सभी क्या हैं? नॉन लिविंग, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट पर हैं, स्टेडी स्टेट पर हैं, और उनके पास इसी वजह से एबिलिटी है कि वो कंटिन्यूसली क्या कर पाते हैं? वर्क परफॉर्म करते हैं। बात समझ में आ रही है? अब देखो, अगर इसी चीज़ को आप थोड़ा सा रिलेट करो कि बॉडी में जो भी हम काम करते हैं उसके लिए एनर्जी कहाँ से आती है? ग्लूकोज से आती है। तो अगर मैं बात करूँ बच्चे कि पर्सन के बॉडी के अंदर जो ब्लड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज होना चाहिए, ठीक है, तो वो जनरली है बच्चे 4.5 to 5 मिली मोलर। बात समझ में आ रही है? और वहीं पर अगर मैं बात करूं कि हार्मोन का कितना रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हार्मोन बहुत स्मॉल अमाउंट में बॉडी में फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए रिक्वायरमेंट है, तो हार्मोन हमेशा नैनोग्राम्स में रिक्वायरमेंट होगी। कैसा? नैनोग्राम्स में। तो लिविंग स्टेट का पर्पस ये है बच्चे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट्स पर होते हैं, और इसी वजह से वो कॉन्स्टेंटली वर्क परफॉर्म करते हैं। ठीक है बच्चे? तो साथ में आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम बेसिकली एंजाइम्स के बारे में बात करेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग सी बातें होंगी वहाँ पर। ठीक है? तो मेरे वीडियो लेक्चर सीरीज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ में मुझे ये भी बताइए कि आपको इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ से क्या सीखने को मिल रहा है और अगला टॉपिक आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं। अगला टॉपिक या कह सकते हैं कि अगला चैप्टर आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं। वो क्लास 11th का भी हो सकता है, वो क्लास 12th का भी हो सकता है, और मेरे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मुझे अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं कि सर मुझे ये टॉपिक का ये पोर्शन समझ में नहीं आ रहा, तो वहाँ पर भी मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर सीरीज़ लेकर के आऊँगा। थैंक यू वेरी मच टू ऑल माई लवली ऑडियंस।